पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। वित्तीय प्रबंधन हम पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, जिसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है हमारी वित्तीय नियोजन। क्या है? वित्तीय नियोजन क्या होता है? तो वित्तीय नियोजन से अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के, यानी जो भी पैसे से रिलेटेड, यानी जो पैसे होते हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है उसके पूर्व निर्धारण से है, उसके पूर्व निर्धारण से है। तो उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ, ध्यान से देखना। इसने बोला वित्तीय नियोजन से अभिप्राय जो वित्तीय क्रियाएं हैं उनके पूर्व निर्धारण से है, ताकि संस्था के जो उद्देश्य है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है, उनको पूरा किया जा सके। अर्थात वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं एवं उपयुक्त स्रोतों का पूर्व अनुमान लगाकर, पूर्व अनुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना। देखो नियोजन का मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ है? नियोजन पढ़ा हुआ आपने कि कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, है ना। यानी कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उससे पहले सोच विचार करने को नियोजन कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वित्तीय नियोजन से अभिप्राय जो वित्तीय क्रियाएं हैं उनके पूर्व निर्धारण से, यानी पहले निर्धारण कर लिया ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य, संस्था के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी, है ना। अर्थात वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की, यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वित्तीय आवश्यकताएं, यानी पैसे से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं, एवं उसके उपयुक्त स्रोतों, और कहां से वो पैसा आएगा उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाकर कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है कि उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नियोजन का मतलब होता है कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, और यहाँ पे हमने बोला वित्तीय नियोजन से अभिप्राय जो वित्तीय क्रियाएं हैं उनका पूर्व निर्धारण करने से है, ताकि जो संस्था है उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अर्थात वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की जो वित्तीय आवश्यकता है उनको एवं उसके जो उपयुक्त स्रोत होंगे उनका पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया जाता है और फिर उनका कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे, वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित निर्णय यानी डिसीजन को सम्मिलित किया जाता है। या अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे भी पूछ सकता है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया, तो कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं और यहाँ पे वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या है। तो पहला, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। क्या करना? वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। नंबर 2, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, और उसके बाद वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण। ये बेटे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यहाँ पे देखो, पहले आपको पढ़ना वित्तीय उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फिर अगला पॉइंट आकर बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसकी नीति यानी फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, और लास्ट है वित्तीय कार्यविधि यानी जो प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा। तो वित्तीय कार्यविधि, तो पहला है उद्देश्य, फिर है उसके बाद नीतियां, और फिर उसके बाद है कार्यविधियों। तो ऐसा आ सकता है कि वित्तीय नियोजन के अंतर्गत कौन कौन से निर्णय ले जाते हैं, वो ये निर्णय समझ में आया। ये वित्तीय निर्णय नहीं है, वित्तीय नियोजन के अंतर्गत जो निर्णय है, वित्तीय निर्णय तो आपने पहले पार्ट में पढ़ लिया। कौन कौन से आपने पढ़ा था? पहले तो एक तो पहला था आपका विनियोग निर्णय, है ना, फिर वित्त व्यवस्था निर्णय, और तीसरा क्या था? लाभांश निर्णय। वो वित्तीय निर्णय थे। और ये है वित्तीय नियोजन। नियोजन के जो निर्णय होते हैं वो ये होते हैं, वित्तीय उद्देश्य, वित्तीय नीतियों और वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण। डन। उसके बाद आता है वित्तीय नियोजन का महत्व क्या है, यानी जो हम वित्तीय नियोजन करते हैं, जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, उसका यहाँ पे महत्व क्या है वो जानेंगे हम यहाँ पे। तो पहला महत्व देखो क्या है बेटा, यह देखना कि फर्म अनावश्यक रूप से संसाधनों यानी कोषों की बात हो रही है, यहाँ पे कोष मतलब रिजर्व में वृद्धि ना करे। यानी जो संस्था है वो अनावश्यक यानी जरूरी नहीं है, फिर भी बताओ कोषों में वृद्धि करे फालतू का। तो इसने बोला जब तक जरूरत ना हो फालतू कोष में वृद्धि करने की जरूरत नहीं है। तो यह देखना कि फर्म अनावश्यक रूप से संसाधनों या फिर कोषों में वृद्धि ना करे, यानी संसाधन फालतू में ना बढ़ाए, रिजर्व फालतू में ना बढ़ाए, ठीक है ना। क्योंकि अति होना भी बेकार होता है बेटा, ठीक है। जो जैसे मान लो संसाधन की फॉर्म में मान लो मशीनें, मुझे पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 मशीनों से काम चल सकता है, बट मैंने जानबूझ के 150 मशीनें रखी, तो फायदा नहीं है ना बेटा, वो नुकसान है, ठीक है। तो फालतू के संसाधन बढ़ाने की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है। दूसरा, समन्वय यानी जो तालमेल है उसमें सहायक होता है। वित्तीय नियोजन आपके समन्वय तालमेल में सहायक होता है। उसके अलावा यह वित्त संबंधित कार्य यानी जो पैसों से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनका सही तरीके से करने के लिए नीतियां एवं कार्यविधियां प्रदान करता है। तो जो वित्त से संबंधित जो काम होते हैं उनको सही तरीके से करने के लिए ये यहाँ पे नीतियां एवं कार्यविधियां प्रदान करता है। वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक, वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक है।
उसके अलावा व्यावसायिक सदमों और आश्चर्य, यानी जो एकदम से जो शॉक लगते हैं, सरप्राइजेस मिलते हैं। भाई बिजनेस में तो बहुत सारा रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी सदमा आपको देखने को मिल सकता है, कोई भी आपको सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो उसको टालने में आपका वित्तीय नियोजन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड पहले ही प्लानिंग कर लेता है। क्लियर हो गया? तो पहले क्या पड़ा, यह है देखना कि फर्म अनावश्यक रूप से संसाधनों यानी कोषों में वृद्धि ना करे। नंबर 2, समन्वय यानी तालमेल में सहायक। नंबर 3, वित्त संबंधित कार्य को सही तरीके से करने के लिए नीतियां एवं कार्यविधियां प्रदान करता है। नंबर 4, वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है, वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक। व्यावसायिक जो सदमे और आश्चर्य होते हैं उनको टालने में सहायक। और लास्ट में है वित्तीय नियंत्रण में सहायक, यानी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग भी करता है, ये नियंत्रण भी करता है। ठीक है ना? चलो अब आता है पूंजी ढांचा, यानी ये पहला पोर्शन पूरा खत्म हो गया है। अब आता है इसका दूसरा मेन पोर्शन, वह है पूंजी ढांचा यानी इसकी अवधारणा। ठीक है ना? सबसे पहला आता है पूंजी ढांचा होता क्या है। तो पूंजी ढांचे से अभिप्राय दीर्घकालीन कोषों के, यानी दीर्घकालीन जो आपके पास भंडार है पैसों का, के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। क्या है? तो उसने बोला पूंजी ढांचे से अभिप्राय जो आपके पास दीर्घकालीन कोष है, लॉन्ग टर्म जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि विभिन्न स्रोतों की, वो पैसा कहां से आया है, उसके पारस्परिक अनुपात से है, रेशियो से। ठीक है ना? जबकि वित्तीय ढांचा क्या होता है बेटे, बहुत बारीक तीनों डेफिनेशन है जो कि ना आगे पीछे बच्चों को परेशान करता है, तो ध्यान रखना पेपर के लिए। ठीक है? वित्तीय ढांचा क्या होता है, इसके अंतर्गत दीर्घकालीन भी आता है और अल्पकालीन, दोनों प्रकार के पूंजी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। यानी इसके अंदर दीर्घकालीन और अल्पकालीन, यानी लॉन्ग टर्म सोर्स से जो पैसा आ रहा है, शॉर्ट टर्म सोर्स से जो पैसा आ रहा है, दोनों प्रकार के पैसों को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। जबकि ऊपर वाले में क्या था, दीर्घकालीन कोष था और ऊपर से उसका पारस्परिक अनुपात था। क्या था? अनुपात था, ये याद रखना। ठीक है ना? और ये दायित्व पक्ष को दर्शाता है। दायित्व मतलब होता है लायबिलिटी साइड, तो लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन की टाइप की बातें कर रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ऐसे। तो ये हमेशा दायित्व पक्ष यानी लायबिलिटी साइड को दर्शाता है। ठीक है? पूंजीकरण की अगर हम बात करें तो पूंजीकरण से अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है। सिर्फ यहाँ पे दीर्घकालीन की बात कर रहा है। अब बच्चा कहता है यहाँ भी दीर्घकालीन है, यहाँ भी दीर्घकालीन, बेटा यहाँ पे दीर्घकालीन के साथ साथ पारस्परिक अनुपात है। नीचे वाले में दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों है, जो कि लायबिलिटी साइड को दर्शा रहा है अच्छे से। पूंजीकरण जो है वो सिर्फ दीर्घकालीन पूंजी के स्रोतों के योग यानी टोटल से है। पूंजीकरण जो है दीर्घकालीन स्रोतों का संख्यात्मक पहलू बताता है। बेटा क्या बताता है? संख्यात्मक, यानी पूंजीकरण जो बताता है वो संख्यात्मक पहलू को दर्शाता है, जबकि जो पूंजी ढांचा है वो गुणात्मक पहलू को दर्शाता है। तो क्योंकि दोनों ही दीर्घकालीन है, तो ये भी दीर्घकालीन है, ये भी दीर्घकालीन है। बट ये जो बताता है वो, ये पूंजीकरण जो बताता है वो संख्यात्मक पहलू है, और जो ये पूंजी ढांचा बताता है ये आपका गुणात्मक पहलू है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? ठीक है ना? फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे, फिर इसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। तो आप आगे देखिए बेटा, अगला टॉपिक आपका ऋण पूंजी, जो हमारा डिवेंचर होता है, और समता अंश पूंजी यानी जो इक्विटी शेयर होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ऋण पूंजी और समता अंश पूंजी के बारे में समझना। बेटा देखो, निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? तो निवेशक में मैंने लिखा है कि देखो, ऊपर लिखा प्रतिफल। प्रतिफल मतलब होता है रिटर्न, यानी आपको मिल क्या रहा है उसके बदले में आय क्या मिल रही है। ठीक है ना? और कितनी ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। क्लियर? और दूसरा है जोखिम। जोखिम यानी रिस्क। ठीक है? तो मैंने कहा निवेशक यानी जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मान लो मैंने रिलायंस में पैसा लगाया, मैंने मान लो टाटा में पैसा लगाया, इस तरह से मैं एक इन्वेस्टर बन गया। क्लियर? अब इस हिसाब से देखें तो ऋण पूंजी जो होती है, ऋण पूंजी मतलब डिवेंचर, तो डिवेंचर में निवेशक को जो रिटर्न मिलता है ना, वो क्या मिलता है? कम मिलता है। एक तरह से लोन होता है, इस पे क्या मिलता है? रिटर्न आपको कम मिलता है। यानी मुझे जो रिटर्न मिलेगा इसमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा। मगर जो जोखिम होगा मेरा, जो रिस्क होगा, वो भी क्या होगा? कम होगा। क्योंकि इसमें देखो ना तो जोखिम होता है और ना ही इसमें ज्यादा रिटर्न मिलती है। तो निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। जबकि समतांश पूंजी में अगर मैं इक्विटी शेयर में पैसा लगाता हूं तो मुझे प्रतिफल यानी जो रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिटर्न वो ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? ज्यादा, इससे ज्यादा मिलता है मुझे। ठीक है ना? मगर यहाँ पे जोखिम भी क्या है? ज्यादा। बात तो वही हो गई कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें
तो यहाँ पे है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के हिसाब से देखे तो मैंने लागत लिखा है, कंपनी को रिटर्न नहीं मिलता, बड़े कंपनी को पे करना होता है। जैसे मान लो आपने कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी इसको बदले में देगी ना, तो कंपनी के लिए लागत होती है। क्या होता है? लागत। अगर आपने कंपनी को लोन दिया तो कंपनी उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, यही होता है ना, तो लागत। तो ऋण पूंजी में कंपनी को ये सस्ते में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सस्ते में। तो इसका ऋण पूंजी में जो लागत होती है कंपनी के लिए वो क्या आती है? कम आती है। मगर जो जोखिम है बेटा वो ज्यादा है। जोखिम क्या है? ज्यादा। क्योंकि अगर कंपनी ने लोन पे नहीं किया तो बेटा उसके एसेट्स वैसेट सब बेच दिए जाएंगे, वहां से पैसा निकाला जाता है, तो कंपनी के लिए थोड़ा रिस्की रहता है। मगर समता अंश पूंजी की बात करें तो कंपनी इस पे ज्यादा पैसा देती है, इसका मतलब इस पे लागत तो अधिक है, कंपनी की लागत तो अधिक है, मगर इसमें रिस्क जो है ना वो कम है। रिस्क कम कैसे है कि अगर मान लो कि कंपनी अगर मान लो डूब भी जाती है तो जब क्या नाम है समतांश पूंजी वाले कंपनी के ऊपर केस वेस नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि मतलब ज्यादा बर्डन नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि समतांश पूंजी के बारे में एक बात होती है कि समतांश पूंजी को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। इसका मतलब अगर पैसा ज्यादा है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो देखो मैंने क्या बोला, निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋण पूंजी यानी डिवेंचर की बात करते हैं, लोन की बात करते हैं। तो अगर मान लो ऋण पूंजी में जो इन्वेस्टर को जो प्रतिफल मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो कम मिलता है, क्योंकि रिस्क भी क्या होता है? कम होता है। मगर समतांश पूंजी पे इसको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि रिस्क भी क्या ज्यादा। तो ये आपसे निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेयर ही पूछेगा, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है। इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आप कंपनी हो तो कंपनी जो है इस पे ऋण पूंजी पे रिटर्न क्या देती है? जो लागत जो देती है वो क्या देती है? लागत कम आती है। लागत क्या आती है? कम आती है, क्योंकि जोखिम बट जोखिम यहाँ पे क्या है? अधिक है। बात को समझना, ऋण पूंजी पे जो लागत है वो क्या है? कंपनी के लिए कम, यानी कंपनी को सस्ते में मिल जाता है, मगर इस पे जोखिम ज्यादा है। क्योंकि अगर आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच लो ना, आप किसी से लोन ले लो, ठीक है ना, लोन आपको ललचा में दे देगा कोई, जल्दी आराम से दे देगा, मगर जब आप उसको पे नहीं कर पाओगे ना बेटा, सबसे ज्यादा रिस्की वही बनता है, ठीक है ना। नंबर 2 समतांश पूंजी, इस पे कंपनी को लागत ज्यादा पड़ती है, नहीं ये थोड़ा कॉस्टली है, मगर जो जोखिम है ना कंपनी के लिए इस पे क्या है? कम है। क्लियर हो गया? चल अब आता है ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी में समानताएं और असमानताएं क्या है। अब आपके पास क्या? ऋण पूंजी वही डिवेंचर, और पूर्वाधिकार अंश मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। तो समानताएं अगर हम बात करें तो दोनों पूंजी स्रोत क्या है? स्थायी पूंजी लागत वाले हैं। दोनों के दोनों जो पूंजी स्रोत है वो स्थायी पूंजी लागत वाले हैं, ठीक है ना। और दोनों पूंजी स्रोत समतांश पूंजी से क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। यानी जो इक्विटी शेयर है उससे क्या होते हैं? दोनों सस्ते होते हैं। सबसे महंगा कौन सा होता है? इक्विटी शेयर होता है। समझ में आ गया? तो दोनों पूंजी स्रोत स्थायी पूंजी लागत वाले होते हैं, ठीक है ना। और दोनों पूंजी स्रोत समता अंश पूंजी से क्या होता है? सस्ते होते हैं। क्लियर हो गया? मगर असमानताएं की अगर हम बात करें तो कंपनी द्वारा ऋण पूंजी पर क्या दिया जाता है? ब्याज। डिवेंचर को मिलता है इंटरेस्ट यानी ब्याज, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। तो एक तो डिफरेंस ये होगा कि एक को मिलता है इंटरेस्ट, एक को मिलता है डिविडेंड, यानी एक को मिलता है ब्याज, एक को मिलता है लाभांश। ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर कंपनी को कर लाभ प्राप्त होता है, यानी ऋण पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसके भुगतान पर कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है, कर लाभ होता है। मगर पूर्वाधिकार में कर लाभ प्राप्त नहीं होता। समझ में आ गया? आगे ऋण पूंजी का भुगतान पूर्वाधिकार पूंजी से क्या होता है? पहले होता है, यानी ऋण पूंजी का भुगतान जो है हमेशा पहले होगा, ठीक है ना। और जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उसका कब होता है? बाद में होता है। चाहे ब्याज लाभ का भुगतान करना हो तो ब्याज भी पहले इसको पहले मिलेगा, उसके बाद जाके लाभांश मिलता है। ऐसे अगर मान लो कैपिटल जो पैसा वापस करना, मेन पैसा वापस करना, मेन में भी पहले पैसा इसी को होगा और फिर इसको होगा। समझ आ गया? यानी ब्याज और जो लाभांश है वो भी पहले किसको मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इसको पहले ब्याज दिया जाता है, उसके बाद लाभांश की बारी आती है। और अगर मान लो कंपनी बंद होने जा रही है और पैसा लौटाना सबका, तो पैसा भी पहले इसी का लौटाया जाएगा, डिवेंचर वाले का, पूर्वाधिकार का, उसके बाद, और सबसे लास्ट में समता वालों का। क्लियर हो गया? तो मैं यहां तक एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ताकि गड़बड़ी ना हो। सबसे पहले मैंने बोला ऋण पूंजी और समतांश पूंजी में क्या बात बताई मैंने कहा निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऋण पूंजी में निवेशक को जो रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है, क्योंकि रिस्क भी कम है। समतांश पूंजी पे इसको रिटर्न ज्यादा मिलता है, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। इसका तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऋण पूंजी कंपनी के लिए सस्ती है मगर जोखिम वाली है, ठीक है ना। और समतांश पूंजी महंगी है मगर इसमें जोखिम क्या कंपनी के लिए कम है, ठीक है। समानताएं क्या? ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी में कि दोनों पूंजी स्रोत एक तो स्थायी पूंजी वाले हैं, दोनों को फिक्स रिटर्न मिलता है, फिक्स 10% तो 10% मिलेगा, 12% 12%, जो पहले बार डिसाइड हो गया वही मिलता है।
तो फिक्स होता है, ठीक है ना। आगे दोनों पूंजी स्रोत समतांश पूंजी से सस्ते होते हैं। आगे असमानताएं क्या है कि जो ऋण पूंजी है उस पर ब्याज मिलता है, जो आपका पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उस पर क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर कंपनी को एक बेनिफिट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कर लाभ, मगर पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर कोई कर लाभ प्राप्त नहीं होता। उसके बाद ऋण पूंजी का भुगतान पूर्वाधिकार अंश पूंजी से क्या होता है, पहले होता है। ऋण पूंजी का भुगतान क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी से क्या होता है, पहले होता है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फिर पार्ट को भी खत्म करते हैं, ठीक है। चलो दोबारा एक चीज सुन लेना बेटा, अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है तो बेटा क्लैरिटी बढ़ा देना, ठीक है। वीडियो सारी क्लियर, आप जूम भी कर लो, एक एक वर्ड आपको साफ साफ दिखेगा। आप जूम कर लो, जूम हो जाता है ना, यूट्यूब पे आराम से जूम होता है आजकल तो, ऐसे करके स्क्रीन को दोनों फिंगर से अगर आप बढ़ाओगे ना तो भी आपको एक एक वर्ड क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लीज क्लियरिटी बढ़ा लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साफ नहीं दिख रहा है, तो आप उसे बढ़ा लेना। बाकी जो बहुत पुरानी वीडियो है बच्चे देखो, वहां पे तो सीखने का टाइम होता है, इसलिए थोड़ा बहुत ब्लर होता है, सीखना होता है, एंगल पता नहीं होता कैमरे का। अभी भी सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं अभी कौन सा बन गए एक्सपर्ट, बट ये सीख रहे हैं और पहले से काफी सही है वीडियोस, ठीक है ना। आराम से आपको एक एक वर्ड यहाँ पे साफ दिख सकता है, जो नहीं है उसको जूम कर लो, आपको आराम से दिख जाएगा। क्लियर? चलो वित्तीय लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है पूंजी ढांचे में, यानी जो आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर है, पूंजी ढांचा, पूंजी मतलब कैपिटल, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा में समतांश पूंजी के साथ यानी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ स्थायी लागत पूंजी, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल तो है ही है, साथ में स्थायी लागत पूंजी जैसे ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार पूंजी, क्योंकि इनके मैंने बताया था, अभी बताया था, स्थायी लागत पूंजी होती है, दोनों पे रिटर्न फिक्स होता है। जैसे मान लो इसको 10% ब्याज मिला तो 10% फिक्स है इसका, इसको मान लो 8% अगर मान लो डिविडेंड मिला तो 8% इसका फिक्स है। तो जब पूंजी ढांचे में समतांश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी, जैसे ऋण पूंजी होती है स्थायी लागत, और कौन सी होती है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इनको सम्मिलित किया जाता है, तो जब आपका समतांश पूंजी के साथ साथ ये दोनों भी आ जाएंगे पूंजी ढांचे में, तो वो क्या बन जाता है, वित्तीय लिवरेज बन जाता है। क्या बन जाता है, वित्तीय लिवरेज, ठीक है ना। बट वित्तीय जोखिम कब बनता है? इसने बोला स्थायी वित्तीय लागतों का भुगतान ना कर सकने, यानी आपने स्थायी वित्तीय लागत मतलब जो ऋण पत्र, ऋण थे, ऋण पूंजी था, उस पर आप इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं दे पा रहे हो। जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उस पे आप लाभांश नहीं दे पा रहे हो, तो भुगतान ना कर सकने स्थिति को ही वित्तीय जोखिम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने किसी से लोन लिया, क्लियर है, आप अगल बगल में किसी से लोन ले लो, आपने लोन लिया, लोन आपको इजीली मिल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब लोन का जमाना, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख को पे करने में दिक्कत अगर हो रही है तो उससे अगले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने उसको ब्याज नहीं दिया ना बेटा टाइम पे, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 लाख आप चाहे 2 साल में दो, 3 साल में दो, 10 साल में दो, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको तो ब्याज मिल रहा है ना। पर जिस दिन आप ब्याज देना बंद कर दोगे ना बेटा, वो जोखिम बन जाएगा। तो वही चीज है, अगर आप स्थायी वित्तीय लागत मतलब जैसे ब्याज और लाभांश का भुगतान अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर फंस जाओगे। तो दोनों को समझना, पहले वित्तीय लिवरेज बोलेगा कोई तो क्या बोलोगे, जब पूंजी ढांचे में समतांश पूंजी के साथ साथ यानी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ आप स्थायी लागत वाली पूंजी भी ले आते हो, जैसे ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी को भी लेके आ जाते हो, तो वो क्या बन जाता है, वित्तीय लिवरेज। और वो जो ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उसके ऊपर जो स्थायी लागत पूंजी दी जाती है, स्थायी लागत जो वित्तीय लागत दी जाती है, अगर आप उसको नहीं दे पा रहे हो, ऋण पूंजी पूर्वाधिकार पूंजी आप लेके आ गए, तो वित्तीय लेवरेज। और इनके ऊपर ब्याज लाभांश जिसको बोलते हैं स्थायी वित्तीय लागत नहीं दे पा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, वित्तीय जोखिम। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ब्याज व कर से पूर्व आय, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, कर मतलब टैक्स, ठीक है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। जब आप अपने अकाउंट की थर्ड बुक कर लोगे ना बेटा, तो आपको सब कुछ अपना आप ही समझ में आ जाएगा, आधी चीजें तो ये, ठीक है ना। ये ईपीएस पीपीएस जो है ना, थोड़ा बहुत वहां पे अगर नहीं, वहां पे पढ़ाएंगे भी नहीं क्योंकि कटा हुआ है ना पोर्शन, बट ये समझ में आ जाएगा ईवीआईटी क्या होता है और ईएटी क्या होता है, थोड़ा बहुत पता चल जाएंगी चीजें आपको, ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं ईबीआईटी की, जो कि आपको कंफर्म मिलने वाला है थर्ड बुक में अकाउंट्स की, ठीक है ना। तो ब्याज व कर से पूर्व आय, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी की बात करते हैं। तो यह व्यवसाय का वह लाभ होता है जिसमें से अभी ब्याज और कर की राशि मतलब अमाउंट घटानी शेष है, नाम से पता चल रहा है। अर्निंग यानी वो पैसा जो कि बिफोर है, बिफोर मतलब अभी पहले है, किससे, इंटरेस्ट और टैक्स, इसमें से ना तो इंटरेस्ट घटा है ना ही टैक्स घटा है, तो वो तो लिखा हुआ है जिसमें अभी ब्याज और कर की राशि घटानी बाकी है, तो बिफोर है ना, क्योंकि तो इसमें घटी नहीं है, आफ्टर होती तो घटी भी होती है ना। चलो, इसे व्यवसाय का ऑपरेटिंग लाभ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं।
और यह व्यवसाय का जो लाभार्जन क्षमता होती है, यानी प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी होती है, लाभार्जन क्षमता का सूचक होता है। यह व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का सूचक होता है, यानी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को दिखाता है। क्लियर। फिर आता है प्रति अंश आय। प्रति अंश मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये पहले पढ़ाया जाता था किसी टाइम पे 12वीं में, अब ये वहां से हट चुका है, बट आगे आपको बीकॉम इन सब में पढ़ना पड़ता है इसको। ईपीएस, ठीक है ना। ईपीएस कैसे निकलता है, आप बोलोगे ईपीएस निकलता है समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध राशि, मतलब जो इक्विटी शेयर्स है उनके लिए जो पैसा बचा हुआ है वो, और अपॉन में समता अंश की संख्या, समता अंश की संख्या या समता अंशों की संख्या, जो इक्विटी शेयर उसकी संख्या। इंग्लिश में बोलूं तो अर्निंग पर शेयर बराबर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, तो समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध राशि, उसको डिवाइड कर दो। समता अंशों की संख्या मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लो, मिल गया। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए इनके लिए बचा हुआ इक्विटी वालों के लिए, और शेयर कितने मेरे पास 1000 मान के चलो, तो 1 लाख ही आ जाएगा, और शेयर कितने मेरे पास 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो एक शेयर पे कितने रुपए देने वाले हो, 100 रुपए देने वाले हो। सिंपल सी बात है। तो समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध राशि अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब समता अंशों की संख्या है, समता अंश की संख्या इक्विटी शेयर है ना। चलो इसे अंशों कर लेता हूं, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। समता अंशों मतलब इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। चलो अब आता है ईबीआईटी और ईपीएस। जो ईबीआईटी आपने ऊपर पढ़ा और ईपीएस आपने पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण यानी एनालाइज करके बताओ उसको। तो उसने बोला ईबीआईटी ईपीएस विश्लेषण से ये पता लगाया जा सकता है, जब आप इसका विश्लेषण करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि एक निश्चित ईबीआईटी पर, क्या एक निश्चित ईबीआईटी पर, मान लो ईबीआईटी का एक लेवल है 1 लाख रुपए या मान लो 2 लाख रुपए, तो जो भी है आप उसको 2 लाख के रखो, उसको चेंज मत करना। तो समझो निश्चित ईबीआईटी मतलब आप कोई भी फिगर मान लो, ठीक है ना। पर दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों, अब ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत कौन कौन से होते हैं। दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जैसे आपके वही प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये कोई भी जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ठीक है, कि विभिन्न मिश्रणों का, यानी अगर आप इनको लेते हो, मान लो आपके वहां प्रेफरेंस शेयर बहुत ज्यादा है, यानी पूर्वाधिकार अंश वाले बहुत ज्यादा है, या फिर आपके यहाँ लोन, लॉन्ग टर्म लोन बहुत ज्यादा है, या आपके यहाँ डिबेंचर बहुत ज्यादा है, तो इनका ईपीएस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका ईपीएस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको चाहता हूँ डिटेल में समझा सकूंगा एक एक चीज की, ईबीआईटी माइनस आई, फिर ईबीटी आता है, फिर टैक्स, फिर ईएटी आता, सब सिखा सकता हूँ, बट इतना डीप करने की जरूरत है नहीं, फालतू का कचरा भरने वाली बात है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना समझो, बाकी जब आप अकाउंट्स में वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे और अच्छे समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट है क्या, हल्का सा समझ, वहां पे भी हल्का सा है, ईबीआईटी ज्यादा डीप नहीं है वहां पे भी, क्योंकि काटा हुआ पोर्शन है, ठीक है ना, आता ही नहीं है 12वीं में वो। तो ईबीआईटी ईपीएस विश्लेषण से ये पता चलता है कि अगर मान लो आपके पास ईबीआईटी कुछ भी है, जैसे मान लो 5 लाख है, 10 लाख, कोई भी एक चीज ले लो, तो 10 लाख अगर मान लो आपकी ईबीआईटी है, तो उस पर दीर्घकालीन जो आपके पास वित्तीय के स्रोत होते हैं, लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं पैसों के, लॉन्ग टर्म वाले, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन हो, कोई भी लॉन्ग टर्म वाला, लंबे टाइम वाला हो, तो उसके विभिन्न विचरणों का ईपीएस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर मान लो लोन ज्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इक्विटी ज्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेफरेंस ज्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सब इसको दिखाता है। क्लियर हो गया। चलो फिर आता है समता पर व्यापार। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना इसको भी, क्योंकि पोर्शन भी हल्का सा कटा हुआ है, तो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो, काफी है इसकी, ठीक है। वरना अगर आप चाहोगे इसको डीप में पढ़ाना तो आप मुझे कमेंट लिख दें, कमेंट में बता देना कि डीप में पढ़ा दो उसको, मैं डीप में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से भी खाली इतना ही पढ़ लो, काफी है ये। समता पर व्यापार क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, तो इससे अभिप्राय समता अंश पूंजी के आधार पर, यानी समता अंश पूंजी के बेस पर आप क्या कर रहे हो, स्थायी लागत पूंजी, मतलब वही पूर्वाधिकार अंश पूंजी और ऋण पत्र टाइप की जो होते हैं, ठीक है ना, प्राप्त करके, यानी आपने क्या करा, समता अंश पूंजी के आधार पर आपने क्या करा, पूर्व जो स्थायी लागत पूंजी है वो प्राप्त की, ठीक है ना। अब ये प्राप्त की तो इससे समता अंशधारियों की जो आय है ना उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसको बोलते हैं समता पर व्यापार। समझने की कोशिश करा, अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, उस कंपनी में आपने भी पैसा लगा रखा है, अब मान लो उसके इक्विटी शेयर हो, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हो, मतलब समता अंश पूंजी वाले हो। अब कंपनी क्या करती है, मान लो कि ज्यादा से ज्यादा लोन लेने लगी है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, रिस्क क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। बेटा अगर कंपनी ज्यादा लोन ले रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, रिस्क जो होता है बढ़ जाता है। क्यों,
लोन लेगी तो रिस्क भी ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, मान लो कल को कंपनी डूब गई तो डिवेंचर वालों, लोन वालों को तो पैसा मिल जाएगा, सबसे लास्ट में तो तुम्हें ही मिलेगा ना, इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलता है, समता वालों को लास्ट में मिलता है। तो फिर वो हल्ला मचाता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा भी क्या करो, अर्निंग को बढ़ा दो। तो वही चीज बोल रहा है, इसका अभिप्राय समता अंश पूंजी के आधार पर अगर कंपनी स्थायी लागत पूंजी जैसे पूर्वाधिकार अंश या ऋण, लोन, कोई भी चीज अगर लेती है तो ऐसे केस में समता अंशधारियों की जो आय में वृद्धि करनी पड़ जाती है, उसी को कहते हैं समता पर व्यापार। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो यहां तक नोट डाउन कर लो बेटा, मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।